नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशिव कुमार आप सबका एक बार फिर से गुरु मंत्र रेडियो क्लास में स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है बीपीएससी 64वीं प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल के पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास। वे प्रश्न जो भूगोल विषय से पूछे गए थे 64वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, उन प्रश्नों का आज हम व्याख्या सहित अभ्यास करेंगे। हमारा पहला सवाल है, निम्न में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? पहला विकल्प है बेल्जियम, दूसरा हंगरी, तीसरा रोमानिया, चौथा यूक्रेन। सबसे पहले हम स्थलरुद्ध देश का परिभाषा बता देते हैं। वह देश जिसकी सीमाएं केवल स्थल से घिरी हो तथा उसकी समुद्र, सागर अथवा महासागर आदि से प्रत्यक्ष पहुंच ना हो, उसे स्थलरुद्ध देश कहते हैं। तो एक बार फिर से अब सवाल सुनिए, निम्न में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? विकल्प है बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब है हंगरी। इन पांचों में हंगरी ऐसा देश है जिसकी सीमाएं केवल स्थल से घिरी हुई है। वर्तमान में कुल 49 यानी 49 देश है जो एक से अधिक देशों की स्थलीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। इसमें यूरोप के 17 स्थलरुद्ध देश हैं, जिसमें हंगरी भी एक देश है, और इनके अलावा स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया से ये घिरे हुए हैं। अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सवाल एक बार फिर से सुन ले, निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? पहला विकल्प है बोर्नियो, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा मेडागास्कर, चौथा सुमात्रा, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक बार फिर से मैं विकल्प पढ़ लेता हूँ। पहला विकल्प है बोर्नियो, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा मेडागास्कर, चौथा सुमात्रा, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस अल का जो सही जवाब है वह है विकल्प एक, यानी पहला विकल्प बोर्नियो। अर्थात इन चारों देशों में यानी बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर और सुमात्रा में बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा जो है इन चारों में वो है मेडागास्कर। बोर्नियो जहां 7,43,330 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वहीं मेडागास्कर 5,78,041 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इनके बाद मेडागास्कर के बाद इन चारों में जो तीसरा आते हैं वो है सुमात्रा। ये 4,73,481 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। और इनके बाद जो आते हैं वो है ग्रेट ब्रिटेन, 2,93,031 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। यदि हम दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला द्वीप की बात करें तो वह ग्रीनलैंड है, जिसका कुल क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर है। वे छात्र जो गुरु मंत्र रेडियो क्लास में आज पहली बार जुड़ रहे हैं, जो आज हमारा पहली बार हमारे गुरु मंत्र रेडियो क्लास का कोई एपिसोड सुन रहे हैं, उन छात्रों को मैं बता दूं, गुरु मंत्र रेडियो क्लास गुरु मंत्र विद्या संस्थान बिहार, जो कि एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा चलाई जा रही है। गुरु मंत्र विद्या संस्थान बिहार पीटी, मेंस और आंसर राइटिंग ग्रुप की ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती है। पीटी जो कि 50 स्टूडेंट का ग्रुप होता है, जिसके व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम के माध्यम से चलाई जाती है। आंसर राइटिंग ग्रुप जो कि 35 स्टूडेंट का ग्रुप होता है, जो कि
टेलीग्राम के सिर्फ माध्यम से चलाई जाती है। वही मेंस की क्लास व्हाट्सएप के जरिए चलाई जाती है, जो अधिकतम 4 से 5 छात्रों का ग्रुप होता है। मेंस क्लास में 4 से 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया जाता है, जिन्हें प्रतिदिन 3 घंटे, एक बार सुबह एक बार शाम में, यानी एक विषय सुबह और एक विषय शाम में व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बिल्कुल क्लासरूम के तरह पढ़ाए जाते हैं। उन्हें डिस्कशन किया जाता है व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, नोट्स लिखाए जाते हैं, बिल्कुल क्लासरूम एनवायरनमेंट दिया जाते हैं। अतः जिन छात्रों को पीटी, आंसर राइटिंग या मेंस इनमें से किसी भी ग्रुप में जुड़ना हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर नोट कर ले, 9135904639। एक बार फिर से नोट कर ले, 9135904639। जिन छात्रों को हमारे डेमो क्लास चाहिए या हमारे नोट्स वगैरह देखने हैं वो फेसबुक में हमें चंद्रशिव कुमार सर्च कर सकते हैं। चंद्रशिव कुमार पेज में आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जहां करीब 250 नोट्स, जो कि केवल सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, 250 नोट्स आपको मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल नोट कर ले। हमारा टेलीग्राम चैनल है मिशन यूपीएससी एसपीएससी स्टडी विद चंद्रा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको हमारे गुरुमंत्र रेडियो क्लास के जो लिंक है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम के पूरे एड्रेस मिल जाएंगे। आप वहां से सर्च कर सकते हैं और आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे नोट्स किस प्रकार बने हुए हैं। वे सिविल सर्विस के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, तथा आप उनका एक बार लाभ जरूर ले, मैं आपसे यही कहूँगा। अब हम अपने अगले सवाल में आते हैं। हमारा अगला सवाल है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, इनमें से वो कौन सा है? 4 देश हैं। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा ब्राजील, चौथा जापान। एक बार सवाल फिर से सुन ले, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। विकल्प भी एक बार फिर से सुन ले, पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा ब्राजील, चौथा जापान और पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 2, यानी कि चीन, जो कि रेशम के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। ये पहला स्थान रखते हैं और इसके बाद भारत दूसरा स्थान रखते हैं। हालांकि इन दोनों के उत्पादन में काफ़ी अंतर है। चीन जहां तक 1,42,000 मीट्रिक टन उत्पादन करते हैं, वहीं भारत 31,906 मीट्रिक टन कहीं उत्पादन करते हैं, यानी कि उनसे 1 लाख से ज़्यादा मीट्रिक टन हमारा उत्पादन कम है चीन से। भारत में ईरी, मूंगा तथा मलबरी एवं टसर चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। देश के कुल उत्पादन का 80% में हिस्सा मलबरी रेशम का है। भारत में रेशम उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर। कभी ऐसा भी सवाल आपको मिल सकता है, भारत में कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में पहला स्थान रखता है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। मलबरी रेशम का लगभग 97 यानी 97% हिस्सा भारत के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। अब हमारा अगला सवाल है, भारत के निम्न राज्यों में से यानी दिए गए राज्यों में से किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? एक बार फिर से सवाल सुन ले, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा हरियाणा, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 1 यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भी किया जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को भारत को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के 21 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है, जिससे औसतन 133
मिलियन टन, जो कि 2018 का आंकड़ा है, ये गन्ना उत्पादित होता है। ये देश के कुल गन्ना उत्पादन का 39 यानी 39% है। भारत में गन्ना उत्पादन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी की उपस्थिति के कारण उत्तर प्रदेश के मैदानों में जल का अभाव नहीं होता, जिससे यहाँ गन्ने का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है। मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर आदि जिले गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी समय से क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता था, किंतु अब ब्राज़ील के चीनी उत्पादन में अग्रणी होने के कारण ये दूसरे स्थान पर खिसक गया है। अब हमारा अगला सवाल है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? एक बार फिर से सुन ले सवाल कि निम्न खनिजों में से, यानी जो विकल्प में दिए गए हैं, इनमें से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? पहला है चादरी अभ्रक, दूसरा है तांबा, तीसरा है जिप्सम, चौथा है लो अयस्क, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है पहला विकल्प, यानी चादरी अभ्रक। खनन उद्योग भारत का एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान भी रहता है। विश्व में भारत अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चादरी अभ्रक में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक देश है और भारत में सर्वाधिक उत्पादन का, जो भारत में सर्वाधिक उत्पादन होते हैं अभ्रक का, उसमें से आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड में किया जाता है। लो यश के संबंध में भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बॉक्साइट के संबंध में ये पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हालांकि भारत में खनन उद्योग की मानव अधिकार उल्लंघन तथा पर्यावरण प्रदूषण के आधार पर आलोचना भी की जाती है। अब हमारा अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? एक बार फिर से सवाल को सुन ले। जनगणना 2011 के अनुसार, जो 2011 में जनगणना हुई थी, प्रति 10 वर्ष में हमारे देश में जनगणना की जाती है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की शिक्षा दर क्या थी? पहला विकल्प 60% यानी 60%, दूसरा विकल्प 63% यानी 63%, तीसरा विकल्प 65.5% यानी 65.5%, चौथा विकल्प 60.2% यानी कि 62.2%। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी कि तीसरा विकल्प। विकल्प 3 65.5%। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, जो इनके अंतिम आंकड़े आए थे, उनके अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74% है, जिनमें महिला साक्षरता दर 65.46 यानी कि लगभग 65.5% है तथा पुरुष साक्षरता दर 82.12 यानी 82.12% है। केरल में महिला साक्षरता सर्वाधिक है 92% यानी 92%, जबकि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम मात्र 51.3% यानी 51.3% है। पिछले एपिसोड में हमने एक गंभीर विषय के बारे में बात की थी कि बहुत से छात्र हैं जो हमसे ये अक्सर शिकायत करते हैं कि सर, यानी वे हमसे कोई शिकायत नहीं रखते, लेकिन उनकी ये शिकायत है कि सर हमारा पीटी निकल जाता है बहुत सारे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में, लेकिन मेंस नहीं निकल पाता है। सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के अलावे अन्य भी स्टेट के जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड के पीटी के रिजल्ट तो आ जाते हैं, लेकिन उनके मेंस के रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। उन सब से मैंने बातचीत की
और गहराई से बातचीत करने में जो मैंने नोटिस किया, उन सब में एक बातें, सामान्य बातें थी। 98% इस तरीके के 98% स्टूडेंट ने मुझे यही बताए कि वे लोग मेंस की तैयारी बाद में करते हैं जबकि उनका पीटी का रिजल्ट आ जाता है। और दूसरा, आंसर राइटिंग वे तब करते हैं, शुरुआत करते हैं करना जबकि उनका पीटी का रिजल्ट आ जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक चीज़ को आप समझो, भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो एक चीज़ को समझे, सिविल सर्विस के मेंस एग्जाम में केवल आपका नॉलेज का एक चेक नहीं होता है कि आपके पास क्या नॉलेज है। जो कॉपी चेक करने वाले को ये पता है कि जो भी यहाँ बैठे हैं मेंस की परीक्षा में, इसका मतलब है कि वो पीटी पास करके आए हैं, यानी कि वो लाखों स्टूडेंट को पीछे धकेले हैं फिर यहाँ आए हैं। यानी आपके पास नॉलेज पूरा है, ये उनको पता है। नॉलेज है तभी आप लाखों स्टूडेंट को पीछे धकेल कर मेंस की परीक्षा में बैठे हैं। उन्हें सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपके पास क्या नॉलेज है, बल्कि आपके नॉलेज के साथ साथ वे आपके नॉलेज की प्रेजेंटेशन को भी चेक करते हैं कि आप अपने नॉलेज को किस आधार पर प्रेजेंट करते हैं। और आपका नॉलेज का प्रेजेंटेशन तभी निखरेगा जबकि आप आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा करेंगे और शुरुआत से करेंगे। अक्सर छात्र यही गलती कर जाते हैं, वे पीटी का रिजल्ट का वेट करते हैं, उसके बाद वे मेंस की तैयारी में लगते हैं। अब वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आंसर राइटिंग सीखे या मेंस की पढ़ाई करे। इस वजह से उनका मेंस का एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जा पाता है और उनका पीटी का रिजल्ट तो हो जाता है लेकिन मेंस का रिजल्ट में वो विफल हो जाते हैं। इसलिए मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से यही कहूँगा कि आप मेंस की तैयारी शुरुआत से करें। आप अगर मेंस का जो एक सिलेबस है और जो पीटी का सिलेबस आप दोनों को देखें तो 90% सब्जेक्ट पूरी तरह से मिलते हैं। यानी अगर आप मेंस का तैयारी शुरू से करते हैं तो पीटी का तैयारी अपने आप आपका हो जाएगा। और एक दो सब्जेक्ट है जो कि पीटी में जिसका परीक्षा में आते हैं लेकिन मेंस में नहीं आते, वो आप अलग से पढ़ लें। यदि आप मेंस की तैयारी करते हैं तो पीटी की तैयारी उसमें खुद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप पीटी की तैयारी करते हैं तो मेंस की तैयारी उसके साथ नहीं होंगी। इसलिए मेंस की तैयारी शुरू से करें और आंसर राइटिंग भी शुरू से करें। आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे आपका नॉलेज का प्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा और जितना ज़्यादा आपके नॉलेज के प्रेजेंटेशन में निखार आएगा, जितना वो सुंदर होगा, उतना आपका सिविल सर्विस का मेंस की परीक्षा निकलने का चांस बढ़ेगा। अब हम अपने अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान, जो कि केसर का एक स्थानीय प्रकार होता है, के उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। सवाल एक बार फिर से सुन ले। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, दूसरा विकल्प है गढ़वाल हिमालय में, तीसरा विकल्प है नेपाल हिमालय में, चौथा विकल्प है पूर्वी हिमालय में, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प एक यानी कश्मीर हिमालय में। करेवास मृत्तिका कश्मीर हिमालय में पाई जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। करेवास मृत्तिका जाफरान या केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि करेवास मृत्तिका अर्ध समेकित मिट्टी होती है जो तलहट, टेरेस पठार और चट्टानों के रूप में कश्मीर हिमालय बेसिन में पाई जाती है। इस मिट्टी में बादाम, आड़ू, अखरोट आदि भी उगाए जाते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। विकल्प 1 21, विकल्प 2 31, विकल्प 3 36, विकल्प 4
40, विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक बार सवाल फिर से सुन ले। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 21 यानी 21, दूसरा विकल्प 31 यानी 31, तीसरा विकल्प 36 यानी 36, चौथा विकल्प 40 यानी 40, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 2 यानी 31। 2011 की जनगणना जो कि भारत की 15वीं जनगणना थी, इन्हें 2 चरणों घरों की गिनती तथा व्यक्तियों की गिनती के रूप में संचालित किया गया था। जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय संख्या का प्रतिशत 31.16% है। ग्रामीण जनसंख्या का 68.84 यानी 68.84% है। 2011 की जनगणना में नगरीय संख्या 31.16 यानी कि 31.16% रही, और जबकि 2001 की जनगणना में नगरीय संख्या का प्रतिशत 27.81 यानी कि 27.81% थे। अतः ये हम कह सकते हैं कि अगले 10 वर्ष में यानी 2001 से 11 के बीच में नगरीय जनसंख्या लगभग 4% बढ़ी। अब हमारा अगला सवाल है, वो दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। ध्यान से इस सवाल को सुने, ये सवाल अक्सर आते हैं बहुत सारे परीक्षा में। वो दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। पहला विकल्प है जोजिला, दूसरा विकल्प है रोहतांग, तीसरा विकल्प है नाथुला, चौथा विकल्प है खैबर, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 3 यानी कि नाथुला। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा हाल फिलहाल भी ये चर्चा में रहे हैं। भारत चीन विवाद के सीमा विवाद के कारण अक्सर ये चर्चा में रहते हैं। ये सिक्किम में अवस्थित है। ये भारत चीन जो कि तिब्बती हिस्सा में, जो चीन का जो तिब्बत वाला हिस्सा है उसको जोड़ता है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 4310 मीटर है। वहीं रोहतांग की ऊंचाई 3978 मीटर है। जोजिला की ऊंचाई 3528 मीटर है। खैबर की ऊंचाई 1070 मीटर है। अब हमारा अगला सवाल जो है उसे सुने। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? एक बार फिर से सवाल मैं दोहरा देता हूं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? पहला है भूबन पहाड़ियां, दूसरा है गारो पहाड़ियां, तीसरा है खासी पहाड़ियां, चौथा है जयंतिया पहाड़ियां, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। विकल्प एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं। पहला है भूबन पहाड़ियां, दूसरा है गारो पहाड़ियां, तीसरा है खासी पहाड़ियां, चौथा है जयंतिया पहाड़ियां, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 1 यानी भूबन पहाड़ियां। मेघालय पठार प्राय द्वीपीय पठार का एक भाग है। मेघालय पठार को शिलांग पठार भी कहा जाता है, जो पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य की उच्च भूमि का पूर्वी क्षेत्र है। इस पठार के पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी कगारों को क्रमशः गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियां भी कहा जाता है। मेघालय पठार प्रायद्वीप पठार का बाहरी हिस्सा है, जो मुख्य रूप से प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। इसमें कोयले तथा लोहे के अयस्क पाए जाते हैं तथा चूना पत्थर भी प्राप्त होता है। इसका उच्चतम बिंदु शिलोंग चोटी है, जिसकी ऊंचाई 6433 फीट है। ये शिलोंग पहाड़ से 3 मील दूर दक्षिण में अवस्थित है। माफ कीजिएगा, शहर से 3 मील दूर दक्षिण में अवस्थित पहाड़ है, ये चट्टान है। भुवन पहाड़ियां असम राज्य की बराक घाटी से संबंधित है। मैं व्याख्या एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। इस पठार को शिलोंग पठार भी कहा जाता है।
यह पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य की उच्च भूमि का पूर्वी क्षेत्र है। इस पठार के पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी कगारों को क्रमशः गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ भी कहा जाता है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बाहरी हिस्सा है। यह मुख्य रूप से प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। इसमें कोयले तथा लोहे के अयस्क भी पाए जाते हैं तथा यहाँ से चूना पत्थर भी प्राप्त होते हैं। इसका उच्चतम बिंदु शिलोंग चोटी है, जिसकी ऊंचाई 6433 फीट है। ये शिलोंग शहर से 3 मील दूर दक्षिणी भाग में अवस्थित है। भुवन पहाड़ियाँ असम राज्य की बराक घाटी से संबंधित रखता है। अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? इसका पहला विकल्प है मध्य चिली, दूसरा विकल्प है केपटाउन, तीसरा विकल्प है एडिलेड, चौथा विकल्प है पंपाज, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मैं एक बार सवाल फिर से पढ़ लेता हूँ। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पहला विकल्प मध्य चिली, दूसरा विकल्प केपटाउन, तीसरा विकल्प एडिलेड, चौथा विकल्प पंपाज, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 4 यानी कि पंपाज। सामान्यतः भूमध्य सागर के आसपास पाई जाने वाली मध्यम तथा उच्च वर्षा वाली जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। इस जलवायु में ग्रीष्म काल में काफी गर्मी तथा शीत ऋतु में सामान्य ठंड पड़ती है। ये जलवायु भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया यानी कि एडिलेड भी कहा जाता है, एवं दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग और मध्य चिली में भी मिलती है। अर्जेंटीना के पंपाज वाले क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। अब हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़ के विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इस सवाल को फिर से सुने। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ के विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पहला विकल्प है रूस, दूसरा चीन, तीसरा सऊदी अरब, चौथा कनाडा, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 3 यानी कि सऊदी अरब। मैं आप सबको नवभारत टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के तेल उत्पादक देशों का लिस्ट बता देता हूं। अमेरिका को नवभारत टाइम्स के अनुसार अमेरिका को उन्होंने नंबर 1 में रखे हैं। उनके अनुसार विश्व तेल उत्पादन में अमेरिका की हिस्सेदारी 16.2% है। दूसरे स्थान पे सऊदी अरब को रखे हैं। उनके अनुसार वैश्विक तेल उत्पादन में सऊदी अरब की हिस्सेदारी 13 है। तीसरे नंबर पर उन्होंने रूस को रखा है, उनके अनुसार रूस की हिस्सेदारी 12.1% है। वहीं नंबर 4 में उन्होंने कनाडा को रखे हैं 5.5% में। नंबर 5 में ईरान है 5%। नंबर 6 में इराक है 4.9%। नंबर 7 में यूएई है 4.2%। नंबर 8 में चीन है 4%। नंबर 9 में कुवैत है 3.2%। वही नंबर 10 में ब्राज़ील है 2.8%। ये सोचने की बात है कि भारत जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है, और ये अनुमान है कि बहुत जल्द अगले 20 वर्षों में हम पहली आबादी बन सकते हैं। और यहाँ जबकि आबादी बड़ी होने के कारण एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है और हम ऊर्जा के लिए पेट्रोलियम पर ही आधारित हैं, लेकिन हम पेट्रोलियम उत्पादन के मामले में टॉप 10 देशों में कहीं नहीं है।
यानी कि 2% से नीचे हमारा उत्पादन है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है, एक पिछड़ापन होने का बहुत बड़ा कारण है। हालांकि भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों में बायोडीजल उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन, विद्युत उत्पादन पर ध्यान दिया है ताकि हम ऊर्जा क्षेत्र पर आत्मनिर्भर बन सके। इसमें हमने बहुत सफलता भी पाई है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से यदि ये देश ऊर्जा उत्पादन में विकास करता गया तो मे भी अगले 10 वर्षों में हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके और जो हमारे इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो ऊर्जा के क्षेत्र में आयात पर चले जाते हैं वो हम अपना बचत कर सकते हैं। मैं आप सबको एक बार फिर से बता देता हूं कि गुरु मंत्रा विद्या संस्थान बिहार, जिनके द्वारा ये गुरु मंत्रा रेडियो क्लास चलाई जा रही है, इनके द्वारा सिविल सर्विस के छात्रों के लिए पीटी, मेंस और आंसर राइटिंग ग्रुप चलाई जाती है। पीटी ग्रुप 50 स्टूडेंट का ग्रुप होता है जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से चलाई जाती है। वहीं मेंस ग्रुप 4 से 5 स्टूडेंट का ग्रुप होता है जिसमें प्रतिदिन 3 घंटे क्लास कराई जाती है। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए नोट्स लिखाए जाते हैं, डिस्कशन कराए जाते हैं, बिल्कुल क्लासरूम इन्वायरमेंट दिया जाता है। और जो हमारा आंसर राइटिंग ग्रुप है वह टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं जिसमें 35 स्टूडेंट का ग्रुप होता है। इन तीनों में से किसी भी क्लास में जो छात्र ज्वाइन करना चाहते हो, जुड़ने के जो इच्छुक हो, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। हमारा कांटेक्ट नंबर नोट कर ले 9135904639 91 35 90 46 39 यानी 9135904639। इसी के साथ गुरु मंत्रा रेडियो क्लास का एपिसोड 4 यानी चौथा एपिसोड समाप्त होता है। हम आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। हम आपसे बहुत जल्द 5वें एपिसोड में फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप सबका तैयारी अच्छे से हो, सभी छात्र बहुत जल्द सिविल सर्विस की तैयारी में सफलता पाए, यही हमारी दुआ है आप सबके लिए। धन्यवाद।